अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके सवालों के आपके कमेंट्स के जवाब दूंगा ताकि हम सब के नॉलेज में हम सब की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। तो देखते हैं आज का पहला कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका आईडी है मिस्टर रोब्लॉक्स एंड मिस्टर माइनक्राफ्ट और वो लिखते हैं कि सलाम सर। वालेकुम सलाम सर, प्लीज़ सिंगल मदर के बारे में भी बताएं कि वो अगर वर्क वीज़ा अप्लाई करे और बच्चे भी उनके साथ हों तो क्या प्रोसेस होता है। प्लीज़ डिटेल में बताएं कि किस तरह और कैसे करेंगे। थैंक्स। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। जब आपका जॉब ऑफर आता है और आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हो, अपना वर्क वीज़ा, तो वीज़ा का जो फॉर्म होता है उसमें ऑप्शन होती है ये लिखने की कि आपके साथ कौन कौन आ रहा है। तो आप अपने बच्चों को उस फॉर्म में इंक्लूड कर लोगे और फिर जब आपका वर्क वीज़ा आएगा तो साथ में आपके बच्चों के भी टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़े आ जाएंगे। तो आप पाकिस्तान से अपने बच्चों के साथ यहाँ कनाडा ट्रैवल करके आओगे और यहाँ आने के बाद अगर आपके बच्चे एजुकेशन वाली एज में है, स्कूल जाने वाली एज में है, तो आप उन्हें स्कूल में एडमिशन कराओगे और उनके जो टेम्परेरी वर्क परमिट्स है वो स्टडी परमिट में बदल जाएंगे और फिर वो यहाँ पर पढ़ते रहेंगे। उनका आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आप जॉब चेंज करो, अपना स्टेटस बदलो, जो भी है वो यहाँ पढ़ सकते हैं। और फिर जब आप यहाँ आने के बाद अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करोगे और यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बन जाओगे तो बच्चों के जो स्टडी परमिट है वो ऑटोमेटिकली पीआर में बदल जाएंगे, परमानेंट रेजिडेंसी में बदल जाएंगे। फिर उसके बाद ना आपको ना आपके बच्चों को किसी तरह के कोई परमिट या वीज़े की ज़रूरत है। आप यहाँ पर बिल्कुल ऐसे रहोगे जैसे पाकिस्तान में रहते हैं। तो ये प्रोसेस बिल्कुल सिंपल होता है। जब आपका जॉब ऑफर आएगा और आप वीज़ा अप्लाई करने की स्टेज पर जाओगे तो आप ये खुद से भी कर सकते हो, अदरवाइज मैं भी गाइड कर सकता हूँ, या फिर आप किसी भी कंसल्टेंसी के पास जाकर थोड़ी फीस देकर सिर्फ यही काम आप करा सकते हो कि मेरी वीज़ा एप्लीकेशन में आप मेरे बच्चों को भी शामिल कर दें। बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत सीधा तरीका होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका नाम है मुदस्सिर और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फ़ाद भाई। वालेकुम सलाम। I hope you are doing well. I am one of your regular viewers from Saudi Arabia and honestly you are doing great job. I truly appreciate your efforts in helping people and providing valuable guidance. Thank you very much for that. You are most welcome मुदस्सिर। आगे वो लिखते हैं कि आई हैव ओनली 2 क्वेश्चंस। इनका मैसेज काफ़ी बड़ा सा है तो मैं इनके क्वेश्चंस पढ़ के आपको डायरेक्टली इसके आंसर्स बता देता हूँ। इन्होंने अपने पहले सवाल में ये लिखा है कि अगर कोई शख्स नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड वाली जॉब पर अप्लाई करे और वो सीवी में भी यही लिख दे कि नो एजुकेशन, तो क्या इन फ्यूचर उसको अपनी एजुकेशन की वेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन में जाना पड़ेगा। ऐसा है कि जब आप जॉब अप्लाई करते हो और जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो 2 डिफरेंट तरह की सीवी यूज़ होती है। जॉब के लिए रिज्यूमे यूज़ होती है, उसमें आप लिख सकते हो कि एजुकेशन नहीं है, लेकिन जब आप वीज़ा के लिए सीवी देते हो तो उसमें आपको अपनी रियल एजुकेशन लिखनी पड़ती है। अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ कनाडा वैसे खोद खोद के निकाल लेगी इन्फॉर्मेशन कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, इसलिए वीज़ा के टाइम पर आपको अपनी एजुकेशन बतानी पड़ेगी। इसी तरह जब इन फ्यूचर आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करते हो तब भी आपको अपनी एजुकेशन का इसे कराना पड़ता है। भले ही आप नो एजुकेशन जॉब पर आए हो, आपने सीवी में भी नो एजुकेशन लिखा था, लेकिन ईसीए के टाइम पे आपकी जो भी एजुकेशन है, मैट्रिक, एफए, जो भी एजुकेशन है, उसका आप ईसीए कराओगे और उसे सबमिट करोगे। जॉब के टाइम पर इंफॉर्मेशन कम बता सकते हो, झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन वीज़ा के टाइम पर कम भी नहीं बता सकते, तब सारा बताना पड़ता है। इस तरह से होता है। तो अब मैं आपका दूसरा सवाल पढ़ता हूँ फिर उसका जवाब देता हूँ। आपके दूसरे सवाल में आपने पूछा है वो ईसीए कराने के लिए फेडेक्स के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूएई से, दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर वगैरह से जो सर्विस आपका ईसीए कराती है उसका नाम है गैरी फेडेक्स। आप गूगल पर गैरी फेडेक्स सर्च करना, उसका आपका नंबर मिल जाएगा। पाकिस्तान में भी गैरी फेडेक्स है, तो आप उससे फ़ोन पर रब्ता करें और फिर वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के अरेंजमेंट कर देगा। आपको खुद से पाकिस्तान जाकर ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वैसे छुट्टी जा रहे हैं पाकिस्तान तो पाकिस्तान से कर लें, आपकी मर्जी। अदरवाइज सऊदी अरब में बैठे बैठे गैरी फेडेक्स, या तो गैरी फेडेक्स है या जेरी फेडेक्स है, इस तरह का कोई नाम है, उसको आप गूगल पर सर्च करके उससे रब्ता कर लें, वो आपका सारा काम कर देगा। ये प्रॉपर एक कंपनी है, प्रॉपर एक सर्विस है जिसे फेडेक्स वालों ने ही नॉमिनेट किया है इस ईसीए के काम के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका नाम है तस्मिया हैदरी और वो लिखती हैं कि भाई, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस कमेंट दैट माय सन ही इज़ वेरी क्लोज टू हिज अंकल, ही इज़ अ बिग बॉय, बट वो डिपेंडेंट है अपने मामू के साथ, सोता खेलता उसी के साथ है, तो उसको डिपेंडेंट वीज़ा में किस तरह साथ लेके आ सकते हैं। मदर में वीज़ा हो तो डिपेंडेंट में किस किस को साथ लेके आ सकते हैं, या ब्लड रिलेशन में किसको साथ लेके आ सकते हैं। अगर तो सेपरेट वीज़ा लेना पड़ेगा, प्लीज़ टेल मी इन डिटेल्स। आई होप यू विल आंसर द बेस्ट। ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट है।
वैसे मैं अभी आपको इसका जवाब दे देता हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक इस पर एक वीडियो भी बना दूंगा कि कौन कौन से लोग हैं फैमिली मेम्बर्स आप किस किस को साथ ला सकते हो वर्क वीज़ा में और रेजिडेंसी वीज़ा में, क्योंकि दोनों में अलग अलग लोग आ सकते हैं। तो आपके चाइल्ड का तो साथ में टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा लग ही जाएगा, जैसे अभी मैंने पिछले कमेंट में बताया। और यहाँ आने के बाद जब आप उन्हें स्कूल में एडमिशन कराओगे, यहाँ पर हर तरह के स्कूल होते हैं, तो बच्चे का वीज़ा स्टडी में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टडी परमिट में। और जब आप यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी लोगे तो बच्चे की भी परमानेंट रेजिडेंसी हो जाएगी, फिर आप दोनों वीज़े से आज़ाद हो जाओगे। लेकिन जो मामू की बात है, रिलेटिव की, यानी कि आपके भाई की बात है, तो वर्क वीज़ा में कोई भी शख्स अपने भाई को साथ नहीं ला सकता। उसमें एक ऑप्शन ये होती है कि यहाँ आने के बाद आप उनका विजिट निकलवा सकते हो अपने स्पॉन्सरशिप लेटर के ऊपर, और वो यहाँ पर विजिट पर आ सकते हैं। 6 महीने का विजिट होता है और उसके बाद वो इन आउट करेंगे, यानी कि कनाडा छोड़कर वापस जाएंगे, चाहे पाकिस्तान चले जाए, अमेरिका चले जाए, कहीं भी कनाडा को एग्जिट करेंगे और फिर वापस आ सकते हैं। नेक्स्ट डे आ सकते हैं, 2 दिन बाद आ सकते हैं, जब आना चाहे आ सकते हैं। तो इस तरह उन्हें हर 6 महीने बाद इन आउट करना पड़ेगा, लेकिन वो यहाँ आकर आपके साथ रह सकते हैं। अगर उन्हें यहाँ पर लॉन्ग टर्म रहना है तो फिर उन्हें भी अपने लिए कोई जॉब देखनी पड़ेगी। तो इस तरह उनका स्टे भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म हो जाएगा आपकी तरह। तो कुछ लिमिटेशंस होती है जिनको फिर इस तरह से डील करना पड़ता है डिफरेंट तरीके से। तो आपके साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है। आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन होगी। तो देख नेक्स्ट कमेंट। यह कमेंट किया है, इनका आईडी है एक्सपर्ट्स ग्रुप, और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह सर, आपकी वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपकी वीडियोस से। यू आर मोस्ट वेलकम। सर, मुझे आपकी एडवाइस चाहिए थी। मैं सऊदी अरेबिया में होता हूँ और मेरी फैमिली, वाइफ एंड 2 डॉटर्स पाकिस्तान में होती है। मैं फैमिली के साथ कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। प्लीज़ गाइड करें कि हम सब एक साथ किस तरह ट्रैवल करके कनाडा एयरपोर्ट पर एक साथ अराइव करें। कौन सी एयरलाइन की टिकट बुक करनी चाहिए, कितनी अमाउंट साथ लेकर जाए, वहाँ पर होटल बुकिंग का सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है, इस हवाले से डिटेल से गाइड कर दे प्लीज़। थैंक यू सो मच। मैं आपके सारे सवालों के जवाब 1 बाय 1 देता हूँ। आपने सबसे पहले पूछा कि आप सऊदी अरेबिया में है और फैमिली पाकिस्तान में है और आप सब लोग एक ही साथ अराइव करना चाहते हैं कनाडा में। उसका तरीका ये है कि पाकिस्तान से घर वाले जो फ़्लाइट लेंगे उसका स्टे होना चाहिए सऊदी अरेबिया में, कनेक्टिंग फ़्लाइट होनी चाहिए उनकी। ऐसी बहुत सी फ़्लाइट्स हैं, PIA भी कनेक्टिंग करती है, एमिरेट्स एयरलाइन कनेक्टिंग करती है, सऊदी अरेबिया की काफ़ी एयरलाइंस होंगी जो कनेक्टिंग करती है। तो वो एक ऐसी एयरलाइन में बैठेंगे जिसका स्टॉप ओवर होगा सऊदी अरेबिया में, और आपकी टिकट होगी सऊदी अरेबिया से कनाडा की और उनकी टिकट होगी पाकिस्तान से कनाडा की वाया सऊदी अरेबिया। उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी और आपके लिए डायरेक्ट फ़्लाइट होगी। तो जैसे ही उनका एयरप्लेन लैंड करेगा सऊदी अरेबिया में, आप उस एयरलाइन को पकड़ोगे और फिर आप लोग जहाज़ में ही यूनाइट हो जाओगे। भले आपकी सीटें आगे पीछे होंगी, या फिर आप बुकिंग के टाइम पे थोड़े से पैसे ज़्यादा भर के अपनी मर्जी की सीटें भी बुक कर सकते हो, ताकि आप बाद में फैमिली एक साथ ही ट्रैवल करें। लंबा ट्रैवल होता है ना, 20 घंटे का ट्रैवल होता है, तो साथ में बैठे तो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे सारे। तो इस तरह से आप सब लोग कनाडा में एक ही एयरपोर्ट पर अराइव करोगे। ये तरीका बहुत आसान, बहुत सिंपल है। इस तरह की फ़्लाइट आप खुद भी बना सकते हो या आप किसी ट्रैवल एजेंसी से भी बनवा सकते हो। इस तरह के काम के कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बल्कि कनेक्टिंग फ़्लाइट थोड़ी सस्ती पड़ती है, डायरेक्ट फ़्लाइट की निस्बत कनेक्टिंग थोड़ी सी सस्ती पड़ती है। तो ये बहुत ही ईजी काम है, हो जाएगा ये। और दूसरा आपने सवाल पूछा कि कौन सी एयरलाइन की टिकट बुक करनी चाहिए। PIA, अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं तो PIA, या फिर एमिरेट्स भी ऑपरेट करती है पाकिस्तान से, उसकी भी कनेक्टिंग होती है। सऊदी अरब की कोई एयरलाइन होगी, मुझे नहीं पता। कनाडा की एयरलाइन जो एयर कनाडा है या पोर्टर है, इनमें से कोई होगी जो कनेक्टिंग करती होगी। या आप गूगल पर भी देख सकते हैं और आपको कोई एजेंट भी बता देगा कि कौन कौन सी एयरलाइन है जो कनेक्टिंग करती है पाकिस्तान टू सऊदी अरेबिया और फिर वहाँ से कनाडा। तो आप वही एयरलाइन चूज़ करोगे। और किसी भी आप एयरलाइन में आ जाओ, ये सफ़र इतना लंबा होता है कि हर एयरलाइन कोशिश करती है कि आपको सुकून से रखे, आपको कंफर्ट दे। तो अगर आप किसी फॉर एग्जांपल कह रहे हो खटारा एयरलाइन पर भी आओगे तो वो भी आपको अच्छे से ट्रीट करेगी, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा होता है ना। वो भी चाहते हैं कि लोग इरिटेट ना हो जाए, तो कोई हाथापाई ना शुरू हो जाए। लंबा सफ़र होता है, सुकून से करने के लिए वो आपको हर सहूलत देंगे। और आपका अगला सवाल है कितनी अमाउंट साथ लेकर आए वहाँ पर। ये तो डिपेंड करता है कि आप अपनी आइटिनरी कैसे बनाओगे। यानी कि आइटिनरी में आप ये लिखोगे कि आप कहाँ कहाँ जाओगे, किस होटल में स्टे करोगे, कौन सी जगह देखोगे, घूमोगे, उसके मुताबिक आप उतने पैसे लेकर आओगे। अगर आप सिंपल सी आइटिनरी बनाते हो तो क्योंकि फैमिली आ रही है तो मेरे ख्याल से $3000 तो एटलीस्ट चाहिए होगा 1 महीने का। और जितना आपका स्टे है उस हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, और पैसे आप थोड़े से एक्स्ट्रा ही लाना ताकि एयरपोर्ट पर आसानी से आप गुजर जाओ। ये बात एयरपोर्ट पर पूछी जाती है। और आपका अगला जो सवाल है, वहाँ पर होटल बुकिंग का सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है। एक वेबसाइट है booking.com, उस पर आप देख लेना होटल्स के ऑप्शंस, वहाँ पर आपको सही ऑप्शंस मिल जाएंगी कनाडा के होटलिंग की। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई कंसर्न है, तो आप नेक्स्ट पूछ लेना, ट्रैवल करने से पहले पूछ लेना। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट।
ये कमेंट किया है इनका आइडिया ईसुज़ू मैकेनिक, और वो लिखते हैं कि भाईजान मेरा सवाल ये है कि मेरा 15 साल का हैवी व्हीकल इलेक्ट्रिशियन का एक्सपीरियंस है और मेरे पास पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की कुछ कंपनीज़ के एक्सपीरियंस लेटर्स भी है। क्या मैं इन लेटर्स की बुनियाद पर कनाडा का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ? प्लीज़ अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में थोड़ा गाइड कर दें, शुक्रिया। ये आपके जो एक्सपीरियंस लेटर्स हैं ना, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि जो भी टेक्निकल काम होते हैं ना, जैसे आपका टेक्निकल काम है, तो कंपनी अक्सर एक्सपीरियंस लोगों को ही हायर करती है, फ्रेश लोगों को हायर नहीं करते, बहुत कम करते हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंस लेटर आपको फ़ायदा देंगे। और वर्क वीज़ा आप तो अप्लाई नहीं करोगे, आप सिर्फ कंपनी में जॉब अप्लाई करोगे और जॉब ऑफर लोगे। उसके बाद वीज़ा कंपनी अप्लाई करे या आपके पास डॉक्यूमेंट भेजे अप्लाई करने के लिए, वो सब ईजी हो जाता है। आपका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको इन एक्सपीरियंस लेटर्स को अपने CV में लिखना है और जॉब अप्लाई करनी है। जिसके पास भी टेक्निकल एक्सपीरियंस है ना, उसके कनाडा में डिमांड है, उसके कनाडा में आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है अमना राजपूत ने, और वो लिखती है कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे कमेंट का जवाब दिया। सर आपने ये तो बता दिया कि हस्बैंड और वाइफ में से किसी का भी वीज़ा लग जाए तो दूसरे को वीज़ा वैसे मिल जाता है, लेकिन अगर हम अपनी बेटी को, जो कि अभी 1 साल की है, और हमारी मदर को साथ ले जाना चाहते हैं, यानी कि हम 4 लोग इकट्ठे आना चाहते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? और मैंने सुना था कि अंडर चाइल्ड का वीज़ा वैसे ही फ्री होता है, तो क्या ये बात सच है कि नहीं? ऐसा है कि जब आपका वर्क वीज़ा आएगा तो साथ ही आपके हस्बैंड का ओपन वर्क परमिट वीज़ा आ जाएगा, और साथ साथ आपके बच्चे का टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा आ जाएगा। लेकिन जब आप वर्क पर कनाडा आते हो तो आपके पेरेंट्स को और बहन भाइयों को वीज़ा नहीं मिलते। उसका सलूशन ये है कि आप अपने पेरेंट्स को और बहन भाइयों को अगर साथ लेकर आना चाहते हो तो आप उनके विजिट वीज़े अप्लाई करोगे, और ये वीज़े आप आने से पहले भी अप्लाई कर सकते हो, और वो अप्रूव हो जाते हैं। क्योंकि आपके वीज़े अप्रूव हो गए तो वीज़ा आने के फ़ौरन बाद आप ट्रैवल नहीं करना, थोड़ा सा रुक के उनका विजिट वीज़ा अप्लाई कर देना मदर का, वो भी आ जाएगा। फिर आप सब लोग यहाँ पर एक साथ ट्रैवल करके आ सकते हो। या आने के बाद आप हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को भी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करनी पड़ेगी, और जैसे ही किसी एक को परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी, दूसरे को खुद ब खुद मिल जाएगी, बच्चे को भी खुद ब खुद मिल जाएगी। और मदर के लिए आप सुपर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, जो कि लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, या फिर उनकी भी आप फिर परमानेंट रेजिडेंसी करा सकते हो। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगी। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप वर्क पर आ रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पेरेंट्स का और बहन भाइयों का वीज़ा नहीं मिलता। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है बिलाल असगर, और वो लिखते हैं कि फात भाई, कंस्ट्रक्शन फील्ड में एक ही कंपनी में मेसन, ब्रिकलेयर, प्लम्बर, टाइल सेटर में एक वक्त में अप्लाई कर सकते हैं क्या? इस फील्ड में मेरा 10 साल का तजर्बा है, मैं पाक में ठेकेदार हूँ, मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ। ये तो रेड सील जॉब्स हैं, अगर मैं PK से सिविल का डिप्लोमा बनवा लूँ या फिर वैसे ही चल जाएगा? फिर आगे इन्होंने अपनी एजुकेशन लिखी है। ऐसा है कि अगर आप सारे प्रोफेशंस पर अप्लाई करना चाहते हो तो आप CV ऐसी बनाओगे जिसमें आप सारे प्रोफेशंस थोड़े थोड़े लिखोगे। अगर आप हर प्रोफेशन की अलग अलग CV बनाओगे तो आपकी हायरिंग के चांस ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर आप एक ही कंपनी में सारी CVs नहीं भेज सकते। फिर आगे वो डिटेक्ट कर लेंगे कि आप उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हो, आप हर चीज़ में पूरा एक्सपीरियंस लेकर अप्लाई कर रहे हो। अगर आपको एक ही कंपनी में सारी जॉब्स अप्लाई करनी है तो बेस्ट ऑप्शन है एक CV बनाए जिसमें सारी जॉब थोड़ी थोड़ी लिखें और अप्लाई कर दें। हर जॉब पर अलग अलग अप्लाई करें, CV एक ही होनी चाहिए। तो अगर वो आपको किसी जॉब पर कंसिडर करना होगा तो कर लेंगे। इसके अलावा इन जॉब्स के लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती, और बाद में रेड सील एग्ज़ाम पास करने के लिए भी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि पाकिस्तानी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। रेड सील के लिए आपको यहीं पर पढ़कर एग्ज़ाम देना होता है। और अगर आप सर्टिफिकेट वगैरह बनवा सकते हैं जो बाद में वेरीफाई भी हो सके तो वो बेस्ट रहेगा। इस तरह से आपके लिए रेड सील भी ईजी हो जाएगा, आपको जॉब मिलना भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि कनाडा के एम्प्लॉयर अगर एजुकेशन ना मांगे तब भी वो एजुकेशन वालों को प्रेफर करते हैं। और आपको अपनी CV बहुत वाइजली बनानी पड़ेगी। अगर आपको सब जॉब्स अप्लाई करनी है तो अपने CV में, एक ही CV में सारे एक्सपीरियंसेस लिखे। आप ये लिख सकते हैं कि आपने मल्टीपल कंपनीज में काम किया और ये काम किया, तो इस तरह से एम्प्लॉयर को इंप्रेशन जाएगा कि आपको वाकई ये सारे काम आते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन अगर कोई शख्स एक ही प्रोफेशन की पूरी CV बनाए तो उसमें हायरिंग के चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है सैयद मीर ने, और वो लिखते हैं कि भाई, बेटी ने प्री मेडिकल FSC के पेपर्स दिए हैं अभी, उसको अगर अब स्कॉलरशिप पर भेजना हो तो उसका क्या प्रोसीजर है? ये आपका आइडिया बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। ये एक वेबसाइट है कनाडा की, educanada.ca। आप अपनी बेटी से कहिए कि उस वेबसाइट को पूरा सर्च करें, उसके हर सेक्शन को देखें, वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। इसके अलावा आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स, और आपको canada.ca पर भी स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। और हो सकता है कि आपको ऐसे भी स्कॉलरशिप्स मिल जाए जो फुली पेड हो।
पार्शली पेड स्कॉलरशिप्स तो होते ही है, 50% वाले, 25% वाले, 75% वाले, लेकिन 100% वाले भी मिल सकते हैं। तो आप उनसे कहें कि वो स्कॉलरशिप्स देखें, और फिर अगर आपको कोई स्कॉलरशिप इस तरह का मिल जाता है और अगर उसे वेरीफाई करना होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं वेरीफाई कर दूंगा। मेरे लिए तो एक फ़ोन कॉल ही लगेगी, यहाँ से मैं पता करा दूंगा कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं। तो आप ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उन्हें इस काम पर लगाए, स्कॉलरशिप देखें वो, और जैसे कोई स्कॉलरशिप मिले फिर उसकी डिटेल निकालें और अप्लाई करें। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका नाम है आमना राजपूत, और वो लिखती है कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये जो जेडी अर्विंग और मकेन फूड है, इनके अलावा कौन सी कंपनीज हैं जो LMI ऑफर कर रही हैं? ये कंपनीज LMI ऑफर नहीं करती, ये कंपनीज LMI एग्जेम्प्ट है। ये बिना LMI के किसी को भी हायर कर सकती है, कनाडा के अंदर से और कनाडा के बाहर से। तो ये LMI वाली नहीं, आपने शायद वो अपोजिट बात कर दी है। और आगे आपने लिखा है, और ये बता दें कि जो कंपनीज LMI ऑफर करती है, क्या उनकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन भी होती है कि आप उनकी जॉब के अलावा कहीं और काम नहीं कर सकते अपने फ्री टाइम में? ये बहुत ही टेक्निकल सवाल पूछा आपने, ट्रिकी सवाल पूछा, और बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ऐसा है कि जब आप LMI पर कहीं जॉब कर रहे हो तो आप दूसरी जॉब प्रोफेशनली नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने घर से कुछ भी काम कर सकते हो। यानी कि अगर आपको अच्छी कुकिंग आती है तो आप वीकेंड पे खाना बनाकर बेच सकते हो, पार्सल। अगर आप जिस इलाके में आपकी जॉब है, अगर उस इलाके में कुछ और भी देसी रहते हैं और आपको कुछ अच्छा बनाने आता है, बिरयानी बनाने आती है या कोई भी अच्छा खाना बनाने आता है, तो आप वीकेंड पर वो बना सकते हो। इसके अलावा हर इलाके में छोटी छोटी मार्केट्स लगती हैं, जैसे यहाँ पर भी फ्राइडे को एक लोकल्स की मार्केट लगती है जिसमें लोग अपने घरों में बनाया हुआ सामान लेकर आते हैं, और फिर दूर दूर से लोग आते हैं उनको देखने के लिए भी और ख़रीदने के लिए भी। इसके अलावा जो लोग जो बाहर से आए हुए हैं यहाँ पर, कोई फॉर एग्जांपल फिलीपींस से आया है, कोई जापान से आया है, तो अपने ट्रेडिशनल फूड का ठेला लगा देते हैं उस दिन, फ्राइडे वाले दिन, तो लोग आकर ख़रीदते हैं। और इसके अलावा आप अपने घर के बाहर आप ढाबा खोल के बैठ जाओ, आपको किसी ने नहीं रोकना। आप कोई भी काम घर से अपने फ्री टाइम में कर सकते हो। आपको पेंटिंग बनाने आती है, आप पेंटिंग बनाकर बेचो। आप प्रोफेशनली दूसरी जॉब नहीं कर सकते, लेकिन अपने फ्री टाइम में कुछ भी आप कर सकते हो, बेच सकते हो, पैसे कमा सकते हो। बाहर ड्रम रख के उसमें नींबू पानी बना के बेचो, कोई आपको नहीं रोकेगा। इसी तरह से अगर किसी को हेयर ड्रेसिंग, बाल काटने का काम आता है, या हेयर ड्रेसिंग बहुत महंगी होती है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आप अपने वीकेंड वाले दिन, हफ्तावार छुट्टी होती है, आप अपने घर के गैराज में कुर्सी लगा के कटिंग शुरू कर दो, 5-5, 10 डॉलर में नोट छापो। तो आप कुछ भी घर से कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनली एज ए जॉब आप सेकंड जॉब नहीं कर सकते। तो देख नेक्स्ट कमेंट। यह कमेंट किया है, इनका आइडिया आमिरा सुल्तान, और वो लिखती है कि अस्सलाम फाद भाई। वालेकुम सलाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। भाई प्लीज शेयर द जॉब फॉर वीमेन स्पेशली हु आर सिंगल मदर विद किड्स। थैंक्स अगेन। प्लीज शेयर हाउ अ सिंगल मदर विद किड्स कैन कम टू कनाडा। थैंक्स लॉट। सिंपल है, जैसे मैंने पहले बताया, आप कोई भी जॉब अप्लाई करें, जैसे ही आपको जॉब ऑफर मिलेगा और आप वीज़ा अप्लाई करोगे, उसमें डिपेंडेंट में आप अपने बच्चों के नाम लिख दोगे, और आपके वर्क परमिट के साथ आपके बच्चों के भी टेम्परेरी रेजिडेंट वीजे आ जाएंगे, और आप सब लोग एक ही साथ यहाँ ट्रैवल करके आओगे। या आने के बाद आप अगर स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो उनके एडमिशन करा दे, तो उनके जो टेम्परेरी वर्क परमिट है वो स्टडी परमिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे ही आप साल बाद PR अप्लाई करोगे तो आपके बच्चों की भी PR हो जाएगी, फिर सब वीज़े से आज़ाद हो जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सिस्टमेटिकली चलना पड़ता है, लेकिन इनिशियली आप अपने बच्चों को साथ लेकर ही आओगे। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। यह कमेंट किया, इनका आईडी है एनाटोली। वाइट कॉलर जॉब टू ब्लू में कैसे कन्वर्ट करें? मैं पाकिस्तान में मीडिया बायर की जॉब कर रहा हूँ, उसको कैसे ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक्चुअली मुझे मीडिया बायर की जॉब स्पेसिफिकली तो पता नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई शख्स इंजीनियर है, तो इंजीनियर एक वाइट कॉलर जॉब है, लेकिन अगर वो कनाडा में एज अ ब्लू कॉलर आना चाहता है तो वो अपनी फील्ड के टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो कनाडा आने के लिए वो इलेक्ट्रिकल के टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिशियन होगा या इस तरह का कोई होगा। आप लॉजिक को समझ रहे हैं ना? यानी अपनी ही फील्ड के आपको ब्लू कॉलर पे अप्लाई करना है। आपकी फील्ड जो मीडिया बायर है, आपके नीचे भी तो कोई लोग होंगे जो फिजिकल काम करते होंगे, तो वो है ब्लू कलर में, वो फिजिकल काम ब्लू कलर में आएगा। तो आप इस तरह अपनी व्हाइट कलर को ब्लू में कन्वर्ट करके उस जॉब के लिए अप्लाई करोगे। इसके अलावा आप वो सारी जॉब्स अप्लाई कर सकते हो जिनमें एजुकेशन या एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता, क्योंकि उससे फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपका पिछला एक्सपीरियंस किस चीज़ का है। तो ये दो ऑप्शन होती है आपके पास, या तो जेनेरिक सबकी तरह ऐसी जॉब्स अप्लाई करें, नो एजुकेशन नो एक्सपीरियंस वाली, या फिर आप अपनी व्हाइट कलर जॉब का ब्लू कलर वर्जन आप खुद देखें, क्योंकि आप वो काम कर रहे हो ना, आपको पता होगा कि आपके नीचे कौन कौन से काम होते हैं। तो आप उन प्रोफेशंस को चूज करें, उनके रिज्यूमे बनाकर अप्लाई करें। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका नाम है सुहेल मुस्तफ़ा, और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
I'm a professional baker and got Red Seal approval for my trade, but unfortunately IRCC refused my visit visa application twice, in which I state my purpose of visit is to sit in Red Seal exam. Kindly guide me on this situation. I'll be grateful to you. एक्चुअली मैं आपको जो कुकिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस हैं, बेकर, कुक, इनके बारे में बता दूं कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आए थे, जब वो अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करते थे तो वो कुक में अप्लाई करते थे, क्योंकि कुक के पेपर उन्हें आसानी से मिल जाते थे। ऐसे बहुत से देसी हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, तो वो पैसे लेकर उन्हें कुक के या बेकर के पेपर दे देते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने जब ये चीज़ मॉनिटर की तो उन्हें बहुत से फ्रॉडुलेंट केसेस मिले, लाखों में फ्रॉडुलेंट केसेस मिले। तो उन्होंने वो सारी एप्लीकेशनें होल्ड कर ली है, जिसकी वजह से स्टूडेंट का यहाँ रोला पड़ा हुआ है। और कुकिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस हैं, फूड से रिलेटेड, उसमें यही सीन अभी चल रहा है। शायद मुझे ये लगता है कि शायद यही वजह होगी कि आपको अप्रूवल नहीं मिला। आपके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा रुक जाए, ये मामला सेटल होने दे, ठंडा होने दे, क्योंकि फूड से रिलेटेड ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना, कुकिंग और बेकर वगैरह, ये यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है। आपको ये सोशल मीडिया पर चीज़ें मिल जाएंगी। जो स्टूडेंट यहाँ पर आए थे और उन्होंने फूड में, कुकिंग में पीआर अप्लाई की थी, उनको रिजेक्ट किया गया है या फिर होल्ड कर दिया गया है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पड़ गई है। तो उनको लगता होगा कि मज़ीद अभी इसी प्रोफेशन में लोगों को यहाँ ना आने दे, ताकि मज़ीद मसला ना बढ़े, मुझे ये लगता है। और अगर आप कोई ऐसा रेड सील चुनते हैं जिसकी यहाँ हाई डिमांड है, तो वो मेरे ख्याल में उसके अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होंगे आपको। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका नाम है राजा मजीद और लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा ताल्लुक जनाब पाकिस्तान पंजाब के शहर रावलपिंडी से है। मेरा रेड सील प्रोग्राम में चैलेंज इम्तहान 25 जून को तय है। ओंटारियो मिसिसागा में IRCC मुझे वीज़ा नहीं दे रही, रिफ्यूज़ल लगाते हैं 179B। बैंक स्टेटमेंट है, वापसी के लिए गारंटी है, मेरी फैमिली है, मकान है, ज़मीन है, एग्रीमेंट है, मेरे कंस्ट्रक्शन के ठेके हैं। आप मुझे मशवरा दें। आपने ये तो लिखा नहीं कि आप रेड सील किस कैटेगरी में करने वाले हैं। जैसे मैंने पिछले मैसेज में बताया कि फूड का यहाँ पर लफड़ा चल रहा है, और 179B का मतलब होता है कि जो वीज़ा ऑफिसर था वो मुतमिन नहीं हुआ इस बात से कि आप वापस चले जाओगे। और ये अक्सर लोगों के साथ हो जाता है कि वीज़ा ऑफिसर के जहन में कोई पॉइंट होता है कि अगर वो मुझे मिल गया तो मैं मान जाऊंगा कि ये वापस जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो शायद उसे वो पॉइंट नहीं मिला। मैं आपको अपने अंदाजे से बता रहा हूँ कि आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। आपके पास एक ऑप्शन ये है, क्योंकि अब 25 जून तो गुजर गई है, तो आप जब नेक्स्ट रेड सील अप्लाई करोगे तो आप उसके साथ कनाडा की वैलिड रिटर्न टिकट लगा देना। ये एक रिस्की काम है, लेकिन ऐसी भी टिकट्स होती है जिनमें आप बाद में अगर ट्रैवल ना भी करें तो आप बाद में रिफंड करा सकते हैं। 100% या 75% या 50% रिफंड करा सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये रिस्की काम है, कुछ लाख का रिस्क है इसमें, लेकिन ऐसा करने से वीज़ा ऑफिसर मुतमईन हो जाएगा कि हाँ यार, इसने वैलिड टिकट साथ लगाई है। नॉर्मली कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको टिकट साथ नहीं लगानी पड़ती, लेकिन उसने जो आपको रिजेक्ट किया है ना 179B, उसने खुद से कह दिया है कि मैं मुतमईन नहीं हूँ कि आप वापस जाओगे। तो उसे मुतमईन करने के लिए आपको टिकट लगानी पड़ेगी साथ, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। ये एक ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। आप मशवरा भी कर लेना किसी से। मुझे ये बात सही लग रही है कि आपको जिस तरह आपने अपनी प्रोफाइल लिखी ना कि आप अच्छे माशाल्लाह वेल्थी फैमिली से है, तो मेरे ख्याल में आपको ये चांस लेना चाहिए, आपको ये टिकट वाला रिस्क उठाना चाहिए मेरे ख्याल से। इस तरह से वो कन्विंस हो जाएगा। बाकी अगर आपको लगे कि कुछ और भी है आपकी प्रोफाइल में तो आप कमेंट करना, फिर मैं अपने समझ के हिसाब से आपको गाइड कर दूंगा। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका आईडी है बलोच मैंगल और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है। मेरा नाम सज्जाद अली है। इनका नाम सज्जाद अली है। मैं क्वेटा बलोचिस्तान से हूँ। सर, हम लोगों को चॉइस दे दो कि हम अप्लाई कैसे करें, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। सर, इसका अगली वीडियो में मुझे बता देना, आप सवाल का जवाब दे देना कि कंसल्टेंट कैसे जाए। मैं तो अभी पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा, तो सर मैं किसको बता दूँ कि मेरे लिए ये जॉब मेरे लिए अप्लाई करे। ये पाकिस्तान का ये मसला काफ़ी सीरियस है। मुझे इस बात का ख्याल भी आता है कि हमारे ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत काबिल भी है और बहुत मेहनती भी है, लेकिन एजुकेशन ना होने की वजह से वो अपनी अच्छी CV नहीं बना पाते, वो अप्लाई नहीं कर सकते ठीक से। मुझे इस बात की समझ है, लेकिन अभी मेरे पास इसका कोई सलूशन भी नहीं है, क्योंकि अगर आप कंसल्टेंट के पास जाओगे तो आप जितने सिंपल और जितने सीधे हो वो आपको उतना ज़्यादा काटेगा। ये नेचर बन चुकी है उन लोगों की। तो ऐसे में, और मुझे ये भी पता है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, मैंने लास्ट वीक वीडियो भी डाली थी कि आप खुद से इंग्लिश करो।
तो काफ़ी लोग कोशिश करेंगे, जो कि अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इंग्लिश नहीं कर पाएंगे। लाइफ बिजी होती है, काम कुछ इस तरह का होता है, उनका टाइम नहीं निकाल पाते, बाहर आना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं निकाल पाते इंग्लिश करने के लिए। अब उनका कसूर नहीं है इस बात में, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन अभी मेरे पास भी इस बात का सलूशन नहीं है कि क्या मैं इंग्लिश सिखाने की वीडियोस डालना शुरू कर दूं जिसको देखकर लोग आसानी से इंग्लिश सीख जाएं, अपने से भी खुद बनाने लायक इंग्लिश सीख जाए, इंटरव्यू पास करने लायक इंग्लिश सीख जाए, जॉब सर्च करने अप्लाई करने लायक इंग्लिश सीख जाए। एक तो ये ऑप्शन है, लेकिन मैं खुद भी यहाँ पर फुल टाइम जॉब करता हूँ, तो इसलिए मेरे लिए भी मुश्किल होता है कि मैं वक्त निकालूँ। लेकिन अगर एट द एंड यही एक ऑप्शन बचेगी तो शायद मैं फिर ये इंग्लिश शुरू कर दूँ लोगों को सिखाना, और क्या हो सकता है, कोई ना कोई रास्ता तो निकलना ही होगा। फिलहाल मैं फिर वही बात आपसे कह रहा हूँ, आई नो कि ये बात बस ठीक ही है कि आप कोशिश करें, अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आप खुद से कर सकते हैं तो देखें, करें कोशिश इसके लिए। आई होप आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इसके अलावा ऐसे बहुत से कमेंट्स थे जिसमें आपने अपनी वेल विशेस, अपनी दुआएं भेजी है। आपकी दुआओं का, आपकी वेल विशेस का बहुत शुक्रिया। आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और हमारे नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।